नमस्कार। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख रहे हैं। 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, वहीं से विज्ञान के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पिछली वीडियो में, जो कि चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, हम लोग 1 से लेकर 25 तक के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 26 नंबर से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी में यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। देखिए, आपकी तैयारी में हम आपके साथ हैं, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। देखिए, जो पहला क्लास था, उस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 26 नंबर से शुरू करेंगे और देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो रेलवे कभी ना कभी पूछा है। चलिए, 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्न को देख रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप प्रश्न को देखिए, समझिए, फिर हम लोग इसके उत्तर की तरफ चलेंगे। कह रहा है, किसी पिंड पर लगाए गए जो बल है, बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी मतलब विस्थापन और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर वर्क होता है, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस होता है ना, बल गुने विस्थापन। तो उसी के आधार पर देख लेना है कि इस कार्य का ऐसा मात्रक कौन नहीं हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से कार्य की परिभाषा दी गई है कि बल गुने विस्थापन होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है, जिसको हम लोग मीटर से मापते हैं, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये तो सही है कि ये हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि कार्य का ऐसा मतलब जूल भी होता है, और इस जूल को हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच गया पहला, तो यही नहीं होगा, यह कार्य का मात्रक नहीं हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे। अब पहला प्रश्न का उत्तर 1 नंबर ही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही हैं। ये बोल रहा है कि कार्य का कौन इकाई नहीं होगा, तो पहला ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। देखिए, कई बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, और मैं आपको बता दूं कि लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है, वो डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आप इसे देख सकते हैं। और जो लेंस की शक्ति होता है, पावर होता है P बराबर 1/f, मतलब फोकस दूरी के उल्टे को, व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की शक्ति कहते हैं। इसे हम लोग प्रति मीटर से या फिर डायोप्टर से सूचित करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज़्यादा दूरदर्शिता के बारे में आप समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। जो विकिरण की मात्रा होती है, उसको हम लोग क्यूरी में मापते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे दो बातें दी गई हैं कि दाब की इकाई पास्कल होती है और धारा की इकाई एम्पियर होती है। चलिए, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि शक्ति की इकाई, शक्ति को हम लोग औसत शक्ति से मापते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर HP से मापते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं शक्ति की, P बराबर W/T होता है, वर्क बटा समय होता है, आप देख सकते हैं। और इसी में एक अच्छा बात दिया है, उसको देख सकते हैं। जो 1 हॉर्स पावर होता है, वो 746 वाट या फिर जूल पर सेकंड के बराबर होता है। जूल पर सेकंड क्यों जी, क्योंकि यहाँ पर कार्य है जिसका मतलब जूल होता है, और नीचे समय का सेकंड होता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि जूल पर सेकंड जो होता है, वह हॉर्स पावर के बराबर होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर के बराबर। चलिए आगे देखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है। अब देखिए, शक्ति की इकाई आपको खूब अच्छे से पता होगा, वाट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को हमेशा डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, उसके अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या
32 की तरफ चलते हैं। देखिए, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? फिर प्रश्न वही आ गया। क्या प्रश्न को केवल चेंज किया गया, वही डेसिबल मापते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। बिल्कुल, डेसिबल। ध्वनि के माप का जहाँ भी प्रश्न आएगा आपको डेसिबल के साथ चलना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को आएगा। चलिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की, देखिए प्रतिबल होता है बल गुने क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बल गुने क्षेत्रफल होगा, एक बटा एरिया होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया क्या होता है जी? मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होना चाहिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को जाएगा। चलिए, 35 नंबर प्रश्न है। देखिए, इसको जरूर स्क्रीनशॉट कीजिएगा, और 3 प्रश्नों को एक ही में कंबाइन कर दिया है, इसको हमें समझना होगा। कह रहा है कि निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक खोजना है, स्व प्रेरण का खोजना है। पहला था चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, दूसरा था स्व प्रेरण, और तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। बिल्कुल, एक का एक तो सही है। देखिए, हमेशा प्रेरण वाली बात जो होगी उसके लिए हेनरी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो स्व प्रेरण का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। और बाकी फ्लक्स के लिए वेबर का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 को अगर मिलाएंगे तो 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध सी से है, और 3 का संबंध बी से है। इस प्रकार हमें खोजना है ए सी बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को जाएगा। बाकी यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होगा, स्व प्रेरण के लिए हेनरी होगा, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होगा। तीनों को आपको तैयार रखना है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 36। देखिए, अपवर्तनांक जो होता है वह दो बराबर माध्यमों का अनुपात होता है, और किसी भी अनुपात का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो बस वही अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा जी? तो कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग जूल में मापते हैं, ठीक है। ऊर्जा और कार्य को भी और ऊर्जा को भी हम लोग जूल में मापते हैं। तो यहाँ पे बाकी ऊर्जा दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। बाकी देखिए, यहाँ पर कुछ भौतिक राशियों के मात्रक दिए गए जिसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कार्य, देखिए आ गया बात ना, कार्य या फिर ऊर्जा जो होगा उसके लिए हम लोग जूल मात्रक का प्रयोग करते हैं। वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। आप इसे तैयार रखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 38 की तरफ। अब निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई एक होती है, जिसे हम लोग जूल में मापते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि ऊर्जा की इकाई के बराबर कौन होगा? कार्य होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आपको ये नहीं समझना है कि केवल ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न ग्रुप डी में ही पूछा जाएगा। सारे के सारे रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, जिसको करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? अब देखिए, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है, ठीक है। P बराबर W/T जो होता है, पावर बराबर, यहाँ पर लिखा भी है कि P बराबर W/T होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसके हम लोग मात्रक की बात बोलते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसको वाट कहते हैं। बाकी आप ऊपर जो W है, कार्य को आप जूल कर सकते हैं, जूल प्रति समय के लिए सेकेंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो जूल प्रति सेकेंड को हम लोग 1 वाट की तुलना कर सकते हैं। तो 1 वाट बराबर क्या हो सकता है? 1 जूल बट्टा 1 सेकेंड। यह प्रश्न भी आपसे पूछा सकता है कि जूल बटे सेकेंड किसके बराबर हो सकता है? वो 1 वाट के बराबर हो सकता है। बाकी शक्ति की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पे दे भी दिया है कि जूल प्रति सेकेंड ही वाट के बराबर होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 40 है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? अब देखिए, घनत्व, विस्थापन, दाब, या फिर सापेक्षिक घनत्व। सिंपल सी बात है कि किसी 3 का होगा, एक का ही नहीं होगा। देखिए, घनत्व का क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान बटे आयतन से। तो द्रव्यमान का क्या होगा? केजी होगा।
आयतन क्या होगा, मीटर क्यूब होगा ना जी। तो घनत्व का तो मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। चलिए उसी प्रकार से विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, यहाँ से वस्तु कहीं से गया, विस्थापन दूरी होता है, तो दूरी को हम लोग मीटर से मापते हैं, तो इसका भी मात्रक होगा। और दाब का भी पर है कि पास्कल होता है ना जी। तो बच कौन गया जी, ऑप्शन बी बच गया। तो हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे कि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए यहाँ पे दे भी दिया, इसको आप समझ सकते हैं। जहाँ भी दो समान राशियों या फिर दो समान अनुपात की बात की जाएगी तो उसका मात्रक नहीं होता है। घनत्व का वही किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, दाब का पास्कल है ही, और विस्थापन का मीटर है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग आवेश के बारे में पढ़े होंगे कि जो आवेश होता है वह Q बराबर IT होता है, धारा और समय का गुणनफल होता है। तो वहीं से हम लोग निकाल सकते हैं एम्पियर सेकेंड की बात है ना जी। तो आप देख लीजिए Q बराबर IT होता है, मतलब धारा गुना समय होता है, और मात्रक की बात है तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है और गुना समय का सेकेंड होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एम्पियर गुना सेकेंड किसके बराबर है, क्यू के। क्यू को किसको करते हैं हम लोग, आवेश से सूचित करते हैं ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। आवेश की खोज कूलॉम्ब किए थे, ठीक है। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए गैलन का प्रयोग आयतन संबंध के रूप में किया जाता है, आयतन की माप के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। और देख लीजिए एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। और इससे भी बड़ी दूरी पारसेक होती है, जो आगे हम लोग बताए हैं। यहाँ पे है, इसको नोट कर लीजिएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। देखिए रेसिस्टेंस की यूनिट, अब रेसिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं ना जी, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओम का नियम पढ़े होंगे, V बराबर IR विभवांतर बराबर धारा गुने समय, वहीं से निकला है। बाकी आप देख लीजिए कुछ राशियों के मात्रक दिए गए, धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, वही प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस का ओम होगा, और विभवांतर का वोल्ट होगा। चलिए दाब की SI इकाई क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कितनी बार पूछा गया प्रश्न है और बिल्कुल इजी प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब इस क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल नीचे होगा, लगने वाले फोर्स को, लगने वाले बल को दाब कहते हैं। P बराबर F/A होता है। यहाँ से देखिए फोर्स के लिए हम लोग अगर बात करते हैं इसके मात्रक की तो न्यूटन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अपॉन क्षेत्रफल एरिया के लिए मीटर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो इस संबंध में अगर हम लोग फोर्स के पावर के मात्रक की बात करें तो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं न्यूटन प्रति, बिल्कुल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, उसी वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है, ग्रुप डी से लेकर NTPC RRB JEE हर एक एग्जाम के लिए, तो काफ़ी हेल्प करेंगे ये प्रश्न आपको। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णित है। चलिए 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ही हम लोग सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापते हैं। और यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, खगोलीय जो दूरी होता है, खगोलीय इकाई कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एक खगोलीय इकाई 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है, देखिए जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। पूछता है कि प्रकाश वर्ष से किसका संबंध होता है, तो प्रकाश वर्ष से हमें दूरी का मेजरमेंट किया जाता है, तो इसको ख्याल करना है, प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से होता है। अब देखिए बल की इकाई क्या होती है, देखिए बहुत क्लियर बात है कि आप पढ़े होंगे न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार F = ma, जो बल होता है, फोर्स होता है,
द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर होता है। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, और ए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के लिए क्या करते हैं जी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना जी। इस प्रकार से हम लोग बल के अगर इकाई की बात करें तो सबसे पहले तो न्यूटन होता है। न्यूटन तो कहीं नहीं है, तो हम लोग इसको एम ए के रूप में जब लिखेंगे तो एम मतलब मास के लिए, द्रव्यमान के लिए केजी का प्रयोग, तो केजी खोजेंगे तो ये दोनों में तो केजी है ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन त्वरण के लिए मीटर स्क्वायर का प्रयोग, देख लीजिए यहीं पे है स्क्वायर वाला बात, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। प्रश्न संख्या 48 की तरफ चलते हैं। देखिए, अब देखिए वही प्रश्न फिर से आ गया कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है। बिल्कुल न्यूटन की तरफ चलेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। कुछ राशियों के मात्रा दी गई है, ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है, आप समझ लीजिए। करा की फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग वेबर से करते हैं, यहाँ पे टेस्ला नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ओहो वेबर होना चाहिए, ठीक है, तो यही गलत है। तो इस रूप में करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी होगा। आगे पढ़ लेते हैं। प्रेशर है पास्कल, वही प्रेशर दाब का, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस, ठीक है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को जाएगा, यही मिसमैच है। विस्थापन की इकाई, अब देखिए विस्थापन उस समय से हम रिपीट कर रहे हैं कि एक प्रकार की दूरी है, ठीक है, और दूरी के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए 51 नंबर भी देख लीजिए कि विभवांतर की ये सही कार्य क्या होता है। दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव हो या विभवांतर हो, मात्रक वोल्ट होगा। चुंबकीय फ्लक्स, फिर प्रश्न आ गया, देख लीजिए चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो वेबर आएगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी कुछ यहाँ पे है उसको देख लेते हैं। धारिता के लिए फैराड का प्रयोग किया जाता है मात्रक के रूप में। प्रेरकत्व अभी हेनरी पर है। दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अब देखिए शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, कितना बार प्रश्न रिपीट किया गया है, देख लीजिए 2018 में 13 में पूछा गया, बाकी यहाँ भी पूछा गया है, और ये तो पूछा ही गया है। तो देखिए शक्ति को हम लोग वाट से सूचित करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे अच्छा बात दिया गया है कि जो 1 जूल जो होता है वह 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग 26 से लेकर 53 तक के प्रश्न कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग 54 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।